सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस, एनबीएस और डी ट्रिपल एसबी के एग्जामिनेशंस में पूछे गए इतिहास के सवालों के बारे में। विगत परीक्षाओं में जो भी इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद आएगा आपका मध्यकालीन इतिहास और मध्यकालीन के बाद आएगा आपका आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए जो डी ट्रिपल एस बी पीआरटी में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। कौन सा शहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था, तो ये इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा जो है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो दो प्रमुख स्थल जो पढ़े ही होंगे, तो हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता एक डॉट 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 युग की सभ्यता मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो देखिए जो मोहनजोदड़ो का अर्थ है वो है मृतकों का टीला। ये दिया है मृत पुरुषों का स्तूप, लेकिन मोहनजोदड़ो का जो बेसिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है स्थित है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट बात करेंगे बनावली। बनावली जो है हरियाणा में स्थित है। बनावली जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, हरियाणा में स्थित है। लेकिन ये पूछ रहा है कि बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो हरियाणा के उस जिले का नाम बताना है जहाँ बनावली स्थित है, वो है आपका फतेहाबाद। फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है बनावली। नेक्स्ट है किस पुरातात्विक स्थल या बंदरगाह पाया गया था। किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर या पत्तन नगर था लोथल। लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था या पत्तन नगर के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? तो वही बात है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर है आपका लोथल। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि नेक्स्ट है आपका पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जो खोजा गया था वो कौन सा था? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था हड़प्पा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी स्थलों में महान स्नानागार डॉट 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 कहाँ पाया गया था। यानी कि जो महान स्नानागार या विशाल स्नानागार पाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, ये कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला था। हड़प्पा काल के किस स्थल से समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिले हैं? तो हड़प्पा काल में एक बंदरगाह नगर था लोथल, और लोथल से समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिले हैं क्योंकि लोथल में बंदरगाह था जहां से समुद्री व्यापार होता था। हड़प्पा स्थल नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? तो हड़प्पावासी या जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो चित्र लिपि थी या भाव चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। यानी कि हड़प्पावासी जो है चित्र लिपि का प्रयोग करते थे। उनकी जो लिपि थी, जैसे अभी हम लोग देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी चित्र लिपि थी। नेक्स्ट है भगवत गीता। भगवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? तो भगवत गीता किससे संबंधित है? महाभारत से। भगवत गीता महाभारत से संबंधित है। भगवत गीता के छंद हैं। तो भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? टोटल 700 श्लोक हैं भगवत गीता में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में होता है बुद्ध का जन्म। और नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा जो राज्य बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल माना जाता है? तो बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल माना जाता है बिहार राज्य को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध समकालीन थे। तो गौतम बुद्ध किसके समकालीन थे? महावीर के समकालीन थे गौतम बुद्ध।
भारतीय दर्शन के डॉट 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 स्कूल हैं जिन्हें षड दर्शन के नाम से जाना जाता है। यानी भारतीय दर्शन के किस स्कूल को षड दर्शन के नाम से जाना जाता है? तो छह भारतीय दर्शन के छह स्कूल हैं जिन्हें हम षड दर्शन के नाम से जानते हैं। भारतीय स्कूल के भारतीय दर्शन के छह स्कूल हैं जिन्हें हम षड दर्शन के नाम से जानते हैं। अगला है बौद्ध परिषदों की कुल संख्या कितनी है? बौद्ध परिषदों की संख्या है छह। कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका सामवेद। सामवेद जो है मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का जो प्रथम शासक या यूं कहें कि मौर्य वंश का संस्थापक, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानियों द्वारा किस भारतीय राजा को अमित्रोचेटस अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा जाता है? तो अमित्रोचेटस यानी कि दुश्मनों का संहार करने वाला राजा यूनानियों के द्वारा किसे कहा गया था? बिंदुसार को। बिंदुसार को जो है दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा गया था यूनानी लोगों के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है अशोक के दादा थे। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादाजी थे। ठीक है, ऐसे भी सवाल आते हैं, देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादाजी थे। नेक्स्ट अगला देखिए, कह रहा है कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस वंश के राजा थे? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है सातवाहन वंश के राजा थे। प्राचीन भारत के राजा जो कनिष्क थे किस राजवंश से संबंधित हैं? तो कनिष्क का संबंध किस राजवंश से है? कुषाण से। कुषाण राजवंश से संबंधित हैं कनिष्क। अश्वघोष जो राजा के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित लिखा था, यानी बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। और पूछ रहा है अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। आगे कह रहा है कि कनिष्क महान जो डॉट 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 राजवंश के तुरुष्ट साम्राज्य थे उन्होंने गांधार स्कूल को यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन दिया। गांधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन दिया था कनिष्क ने। ये कुषाण राजवंश के राजा थे। कुषाण राजवंश के राजा थे कनिष्क जिन्होंने गांधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन दिया था। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए कि गुप्त वंश जो 320 से लेकर 540 ईस्वी तक शासन करता है, इसके शासन के दौरान कुतुब मीनार के नजदीक लौह स्तंभ किसका साधिकार है या लौह स्तंभ किसने बनाया है? तो गुप्त वंश के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नजदीक जो लौह स्तंभ बना है उस पे लिखा है कि ये किसी चंद्र नामक राजा ने बनवाया था। तो ये चंद्र मतलब चंद्रगुप्त से ही लगाया जाता है। तो वो जो लौह स्तंभ कुतुब मीनार में स्थित है, कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है, कुतुब मीनार के नज़दीक स्थित है, ऐसा माना जाता है कि ये चंद्रगुप्त ने उसे बनवाया था। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ कहाँ पे स्थित है? मेहरौली में। यह माना जाता है कि इसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है चंद्रगुप्त मौर्य सेकेंड की। चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के द्वारा मेहरौली में जो लौह स्तंभ है उसको बनवाया गया था। अनंत वर्मन गंग वंश का शासक था। अनंत वर्मन जो है किस वंश का शासक था? गंग वंश का शासक था अनंत वर्मन। भारत के कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है। भारत जो है कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है। कौन सा मंदिर सबसे व्यापक एवं ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया है, जो वैभवशाली धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित करता है और तथा जो भारत में सबसे अनूठा और अद्भुत वास्तुशिल्प है? तो कौन सा मंदिर है जो एक मजबूत और ठोस चट्टान की खुदाई करके बनाया गया एक वैभवशाली मंदिर है? वो हो जाएगा आपका एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित है। एडॉप्शन माध्यम में बना है, मतलब एक ही चट्टान को काट के पूरा मंदिर का निर्माण करवाया गया है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर आपका स्थित है कोणार्क में।
कोणार्क का सूर्य मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट कह रहा है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा इसका उत्तम उदाहरण है। जो नटराज की कांस्य प्रतिमा है या नटराज की कांस्य की प्रतिमा है, किस काल की है? चोल कला की। यानी चोल कला का एक प्रसिद्ध उदाहरण, एक उत्तम उदाहरण है नटराज की कांस्य प्रतिमा। किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की थी? तो अभिनव सिद्धराज की उपाधि भीम सेकंड ने लिया था। भीम सेकंड की उपाधि का नाम था अभिनव सिद्ध राज। संगम काल दक्षिण भारत में तीसरी शताब्दी बीसी से लेके तीसरी शताब्दी एडी तक, यानी कि 3 बीसी से लेके 3 एडी तक संगम काल दक्षिण भारत में पाया जाता है। तो संगम काल का टाइम पीरियड 3 बीसी से लेके 3 एडी तक दक्षिण भारत का काल रहा है। तो ये सारी बातें हो गई, ये सारे क्वेश्चंस जो एंशिएंट हिस्ट्री के पूछे गए थे। अब नेक्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसको हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में, और उसके अगले पार्ट में आधुनिक भारत का इतिहास। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।